बाजार के आसपास के हमारे भाइयों मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रियासती सदर और इस अमोल विधानसभा के इस चुनाव के कैंडिडेट बड़े भाई अख्तरुल ईमान साहब और हैदराबाद से तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, ये इलेक्शन 7 तारीख को हम लोगों के सामने बड़ी चुनौती के साथ करीब आ रहा। 7 तारीख को हमें वोट करना है कि हमारे अमरोह विधानसभा का अगला एमएलए कौन होगा। मुख्तलिफ कैंडिडेट मुख्तलिफ पार्टियों से आपके बीच में हैं। मेरे भाइयों, हम लोगों ने बहुत आसान समझ लिया, या तो कुछ लोगों के डराने और धमकाने की वजह से हम अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, या कुछ पैसों और कुछ रुपयों की लालच में आकर अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इलाके और समाज को वो इंसाफ व हुकूक नहीं मिल पाते जो मिलना चाहिए था। गलती पहले हम करते हैं, बाद में जाकर हम अपने लीडर को हर गाली देते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले 70-72 सालों के अंदर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके के अंदर तरक्की के काम हुए, लेकिन आप तारीख उठाकर देख लीजिए कि आपके सीमांचल के अंदर पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया के अंदर तब्दीली का काम नहीं हुआ। क्या हम लोगों ने वोट नहीं दिया पिछले 70 सालों में? हमने वोट दिया, किन किन पार्टियों को दिया है वो भी हमारे पूर्वज और हम भी जानते हैं कि पुरानी पार्टियां जो आज हमारे सामने दन बना रही है, किस आधार पर, किस बुनियाद पर हमें आज उनको अपना वोट दें। जब सीमांचल के अंदर कॉलेज की बात आती है तो पूरे बिहार के अंदर दूसरे जिलों के अंदर कॉलेज की तादाद ज्यादा होती है और हमारे सीमांचल के अंदर, सीमांचल के जिलों के अंदर कॉलेज की तादाद कम होती। मेरे भाइयों, ये वक्त है फैसले का, इसको आप लोग बड़ी आसानी से नहीं लीजिएगा कि नहीं हमारे पुराने नेता और पुराने खंभा और पुराने पिलर और जो जड़ हैं हम उन्हीं को मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे। एक बात याद रखिए, जब आपके घर के अंदर कोई कमजोर हो जाता है तो आप फौरन उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं और अगले 10 दिन के अंदर उसको बदल डालते हैं। मेरे भाइयों, जो कि ये अमोल विधानसभा के लोगों, एक बात बताइए, आपके इलाके के अंदर तरक्की का कौन सा काम हुआ? बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे सामने, जदयू नीतीश कुमार जी की पार्टी हमारे सामने और कांग्रेस हमारे सामने। हम नीतीश कुमार जी से पूछ सकते हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कार्यकर्ता होने की हैसियत से और एक वोटर होने की हैसियत से हमें यह अधिकार है कि नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल के अंदर अमोल विधानसभा के लोगों ने आपको वोट दिया, अपना कीमती वोट दिया और अपने रिश्तेदारों का वोट दिलवाया भी। लेकिन जब इन्हीं माइनॉरिटी, इन्हीं अमोल विधानसभा के लोगों के खिलाफ जब एनआरसी पास किया जा रहा था तो उस वक्त आप खामोश क्यों थे? इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। जब अमोल, सीमांचल, पूरे भारत माइनॉरिटी के खिलाफ जब इनको भगाने और हटाने की जब एक बिल और एक कानून पास किया जा रहा था तो श्री नीतीश कुमार जी उस वक्त आप राज्यसभा के अंदर आप और आपके मेंबरान खामोश क्यों थे? क्या इन मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया था? सन 2015 के अंदर दिया जरूर था सीमांचल के लोगों ने, बल्कि बिहार के मजलूम मुसलमानों ने, दलितों ने आप पर विश्वास किया था, लेकिन आपने उनका वोट लेकर गद्दारी की बिहार के लोगों के साथ आप बैठ गए बीजेपी की गोद में जाकर। हम किस आधार पर आज आपको वोट दें बताइए?
38 है। यही आबादी अररिया जिला के अंदर है। अररिया जिला के अंदर कॉलेज की तादाद 9 क्यों है? आपने रोहतास जिले के अंदर 38 कॉलेज दिए, अररिया पूर्णिया किशनगंज को आपने क्यों कॉलेज क्यों कम दिए? मेरे भाइयों, भागलपुर के अंदर तकरीबन 1200 नौजवानों को जलाकर मारकर उनके लाशों को दरिया के अंदर बहा दिया जाता है। किसके जमाने के अंदर? कांग्रेस के जमाने के अंदर। मेरठ के अंदर दंगा होता है, 45 नौजवानों के गले में छुरी और चाकू चलते हैं। ये कांग्रेस के लोग खामोश बने बैठे रहते हैं। कांग्रेस वालों पूछना चाहता हूँ, बताओ मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ तलाक के ऊपर बिल पास किया जा रहा था, तो तुम्हारे मुंह में क्यों ताले लगे हुए थे? क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था? दिया था, लेकिन तुम भी वही चाहते हो जो इस देश की फिरका परस्त तंजीमें और जमातें चाहती। मेरे भाई होश में आइए, होश में आइए। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि मौलाना किसके पीछे जाए? इस वक्त आपकी आवाज कौन बुलंद कर रहा है? बाबरी मस्जिद पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। एनआरसी पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। CAA पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, फैसले आए, कौन बोला? अवैसी बोला। तलाक के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। लॉकडाउन के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। ये सीमांचल की तकदीर को बदलने के लिए आर्टिकल 371 के तहत तरक्की का पैकेज लाने वाला कौन? अवैसी। हमारे बड़े भाई अब्दुल इमाम साहब, हमारा वोट भी किसको जाएगा? अवैसी को जाएगा। ये गद्दार लीडर जो चुपचाप बने बैठे अपनी कुर्सियों पर, हमारा वोट इन गद्दार लीडरों को नहीं जाएगा। अल्लाह ने आपको मौका दिया, अल्लाह ने आपको मौका दिया। कल तक तो आप बोलते थे कि मौलाना हमारे पास विकल्प नहीं, अब तो आपके पास विकल्प है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकल्प है। हमारे बड़े भाई अब्दुल ईमान साहब कम जानते हैं, हमने इनसे सियासत सीखा है और इनको इनकी क़यादत नुमाइंदगी के अंदर हम काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैसला लेना था जो कि यहाँ के लिए सदर साहब का इशारा हुआ, हमने सर आंखों पर रखा। हमने कहा कि सर अगर सीमांचल की तकदीर बदलने के लिए अगर अब्दुल्ला सालिम को ये कुर्बानी देनी पड़े तो इस तरीके से अब्दुल्ला सालिम 100 कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए? 70 साल से दूसरी पार्टी को देखा है हमने, अगर 5 साल के लिए MIM को देख लेंगे तो कुछ हर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब देखिए फसल लगाते हैं तो फसल के अंदर अगर कोई फसल किसी साल में मुनाफा नहीं देता है तो बदल देते हैं। तो 5 साल के लिए फसल लगाइए। अगर 5 साल में हमारे अब्दुल इमाम साहब आपके मोर विधानसभा में कंटिन्यू मुस्तकिल तौर पर अगर अपनी जिंदगी न गुजारे तो आने वाले 5 साल के बाद कान पका कर इनको कहिएगा कि आप किशनगंज चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है जो लोग एतराज करते हैं कि जनाब अब्दुल इमाम साहब को किशनगंज को चादामन के यहाँ क्यों आ गए, तो ये सवाल PM साहब से पूछे ना कि वो गुजरात के होने के बावजूद भी बनारस में आकर के इलेक्शन लड़ते हैं। ये तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पड़ोस के अंदर है, वो तो अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं, उनका तो स्टेट भी अलग अलग है। इसलिए मेरे भाई ईमानदार नेताओं की कदर कीजिए। अल्लाह ने एक मौका दिया है आपको अपनी आवाज बुलंद करने का। हर मकाम पर हमारी आवाज बुलंद करता है असदुद्दीन अवैसी। तो हमारा लीडर और हमारे बिहार के अंदर सूर्य नमस्कार के ऊपर आवाज किसने उठाई? किसी ने आवाज उठाई? लोकल नेताओं ने आवाज उठाई? नहीं उठाई आवाज। किसने आवाज उठाई? आपके अब्दुल इमाम साहब ने आवाज उठाई। नहीं चाहिए इनको कुर्सी। जब वक्त मिल जाए अब्दुल इमाम को कहिएगा कि 12 ईदगाह के अंदर आपकी जरूरत है। अगर अब्दुल इमाम न पहुंचे तो मेरे गर्दन मेरे गिरबान पकड़ कर कहिएगा अब्दुल्ला साहब आपने क्यों झूठा वादा किया था। मेरे भाइयों, ये मौका बड़ी संजीदगी के साथ फैसला करने का है। आप उन पार्टियों को अपने वोटों से सबक सिखा सकते हैं जिसने आपके खिलाफ आपको भगाने के CAA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CAA सिटीजन अमेंडमेंट है। इस देश के अंदर माइनॉरिटी को भगाना कौन बोला? मैं आपको साफ क्लियर लफ्जों में 2 मिनट में समझाता हूँ। CAA का मतलब होता है अगर कोई NRC जब लागू हो, NRC लागू होना, NRC का मतलब कौन 12 ईदगाह का है, कौन अमोर का है, कौन कहाँ का, इससे ये पता चलेगा कौन इस देश का है, कौन बाहर देश का।
आपके 12 इक्का में 2 आदमी का एनआरसी में नाम नहीं आया। एक का नाम अब्दुल रहमान, एक का नाम विनोद कुमार। तो वो दोनों कहाँ जाएंगे? वो दोनों वकील साहब के पास जाएंगे। वो कहेंगे कि सर हमारा नाम एनआरसी में नहीं आया। तो वहां जाएंगे तो वकील साहब कहेंगे विनोद कुमार साहब से, डोंट वरी, घबराइए मत, है अभी आपको मिल जाएगी नागरिकता दोबारा से 12 इक्का में। क्यों? आपके लिए बनाए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत दोबारा आपको 3 घंटे में इंटर्नशिप मिल जाएगी, एंट्री हो जाएगी विनोद कुमार को। लेकिन उसी का दोस्त वहां पर अब्दुल रहमान भी है, वो भी सदा पूर्वज से रहता हुआ आ रहा है। तो अब्दुल रहमान भी कहेगा कि वकील साहब हमारा भी नाम दाखिल कर लीजिए CAA के तहत। तो वकील साहब क्या कहेंगे कि CAA के तहत तुम्हारा नाम नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम मुसलमान। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का संविधान इसकी इजाजत देता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का एजेंट कहने वालों, अवैसी ने पार्लियामेंट के उन गद्दारों के सामने कहा, जब विनोद कुमार को 12 इक्का के अंदर नागरिकता मिल सकता है तो अब्दुल रहमान को क्यों नहीं मिल सकता है? हिंदुस्तान का आर्टिकल नंबर 24 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस देश के किसी भी इलाके का हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको बराबरी करना। बराबरी का हक है यहाँ पर हासिल। तो तुम्हें किसने इजाजत दी मुसलमानों को अलग करने की? किसने आवाज उठाई? अवैसी ने आवाज उठाई, नीतीश ने समर्थन किया, लालू ने समर्थन किया, कांग्रेस ने समर्थन किया। लेकिन आपकी रक्षा के लिए कौन बोला?